अब जब हालात बदल जाते हालात बदल जाते हैं तो लोगों की राय बदल जाती है। मुझे लिखने का बेसिकली शौक था हमेशा से, और कॉलेज टाइम पे ऐसा था कि मुझे लगता था कि और एफएम का मोस्टली कल्चर ये होता है कि एफएम में आप लिखा हुआ नहीं पढ़ते, उसमें सब कुछ एक्सटेम्पोर चलता है। क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आता था कि मैं किसी डायरेक्टर को जाके मिलूँ, किसी प्रोड्यूसर को जाके मिलूँ, किसी चैनल पे जाऊँ, बल्कि चलते मीडिया के कुछ लोगों ने देख लिया, उसके थ्रू मुझे टीवी पे काम मिल गया कि अच्छा आपने कंटेंट लगाया तो आप साथ साथ देखना चाहते हो कि यार ये वायरल क्यों नहीं हो रहा, बाकियों का तो ऐसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं आज भी इन बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि यार आप मुझे वो कह रहे थे कि मैं लिरिसिस्ट हूँ और मैं क्या करूँ। मैंने 100 लोग जो है ना वो 200 लोग जो है वो फौजी बनने निकलते हैं, ये एक चीफ बनता ना। Hello everyone, assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Dada is Here. And as you know, जब Dada is Here होता है तो it's always Al-Amdad who's supposed to be here. But I'm here और Al-Amdad के साथ I always have that somebody जो कि आपकी ज़िंदगी में एक positive change ला सके और positivity फैला सके. So that makes it more creative at least for the show itself. But not to forget, when Dada is here, we have Adil themselves. Adil please. अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, thank you for being here to begin with. अदील भाई, कॉन्सेप्ट हमारा ऑन स्टैंडर्ड्स के कुछ इस तरह होता है व्हेनेवर वी स्टार्ट द शो कि हम एक लंबी जर्नी अपने लिए जानना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहला सवाल जो मेरे भी ऑडियंस जो भी एनीबॉडी वाज विद मी, सबसे पहला सवाल होता है कि आज तो मैं आपसे करेंगे कि आखिर अदील अफजल यार मैं कौन हूँ। अच्छा मैं अगर वैसे देखूँ तो आई थिंक मैं वो शख्स हूँ जो जिसको शुरू में शायद मतलब एक बैरूनी नज़र से देखने वालों ने तो ये कहा था कि भाई आप काफ़ी इनकन्सिस्टेंट से आदमी हैं और थोड़े लापरवाह से भी हैं, और शायद आपका फोकस भी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब एक अब जब हालात बदल हालात बदल जाते हैं तो लोगों की राय बदल जाती है। लेकिन एक ओवरऑल एक इस तरीके का शख्स मुझे लगता भी था, क्योंकि बाकी सबकी तरफ से हमेशा ये सुनने को मिला था। लेकिन मैं खुद अगर अपने आप को देखी तो मुझे लगता है कि मैं वो शख्स हूँ जिसको हमेशा से कुछ क्यूरोसिटी है, तो मैं क्यूरियस हूँ। मतलब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ किसी भी ऐसी आइडिया से, किसी भी ऐसी बात से जिसमें मुझे ये पता चले कि अच्छा यार इसमें कुछ नया हो सकता है। वो चाहे काम से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, किसी हॉबी, किसी पैशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कुछ नया मिल सकता है। सही। तो मेनली तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर शायद वही ये क्यूरोसिटी है कि जानने की, समझने की, जो शायद कहीं ना कहीं लेके जो है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अदील अफजल एक क्यूरियस सोल है। अभी भी अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं बेसिकली। यस एब्सोल्युटली। चलिए दी भाई, इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा सा आर्ट की साइड पे आते हैं। ऑब्वियसली आई एम श्योर जितनी भी ऑडियंस और जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे दे प्रोबब्ली डू नो यू इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन सो फार। थोड़ा सा अपनी आर्ट जर्नी के हवाले से बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने जिस तरह मुझे तो पता चला कि नीता ने मेरे साथ काम किया था, बट हमारे ट्रैक टीचर थे संगमा में। बट बिसाइड्स दैट जस्ट वांट कि ऑडियंस को आप थोड़ा सा बताएं इन टर्म्स ऑफ आर्ट। मैं वैसे मैंने जब अपना तारुफ कराता होता ना कहीं पे, तो ये अलग बात है कि शोहरत किसी और हवाले से है, लेकिन मैं जब अपना तारुफ कराता हूँ जी क्योंकि मैं राइटर, मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि मुझे लिखने का बेसिकली शौक था हमेशा से, और कॉलेज टाइम पे ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त मुताला भी बहुत कम था और कोई उस तरीके की रहनुमाई भी नहीं थी, तो इंसान ज़्यादा अपने एकेडेमिया में और बाकी सारी चीज़ों में मसरूफ़ रहता है। लेकिन फिर कुछ यूनिवर्सिटी में स्किट्स वगैरह लिखना, फ़नी पोइट्री और इस तरीके की अटैम्प्ट्स जो थी वो मैंने की थी काफ़ी बलसानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। मीनवाइल मैं वहाँ रेडियो कर रहा था, तो जब रेडियो पे मुझे बोलने का मौका मिला तो वहाँ पे भी एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी, और ऑलरेडी कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पे मॉर्निंग में एक कॉमेडी शो स्टार्ट किया था। और एफएम का मोस्टली कल्चर ये होता है कि एफएम में आप लिखा हुआ नहीं पढ़ते, उसमें सब कुछ एक्सटेम्पोर चलता है, उसकी बहुत कैजुअल सी फील होती है। तो मैं उसी कैजुअल फील के अंदर रहता था, लेकिन मुझे ये था कि कुछ तकनीकी होना चाहिए। तो मैंने एक शो बनाया था, और वो शो था जिसमें मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था फारिस, वो अभी भी गोइटा में ही है। वो बेसिकली ज़्यादा लिखता था और हेल्प आउट करता था मुझे, वो शायर था, अफसाना निगार था। तो इस तरह से मैंने लिखने से शुरू किया, फिर मैंने एक दो अफसाने लिखे, वो पब्लिश हो गए, थोड़ी बहुत दाद मिल गई, तो उधर आपको आहिस्ता ऐसा लगता रहता है कि अच्छा शायद
बन जाएगा, कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाएगा। लेकिन आई थिंक अप टिल 2008 2009 में लाहौर में कोयटा में रहा, जी तो वहाँ पे चूँकि फिर एक तो उस टाइम पे हालात भी बहुत ख़राब थे और कुछ वैसे ही आर्ट की एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है। मतलब बहुत ही महदूद सा सर्कल है, चंद शायर हैं, चंद अदीब हैं, रेडियो टेलीविज़न और आर्ट्स काउंसिल ये स्पेसेस हैं ना, वहाँ पे उस तरीके से उस वक्त थिएटर हो रहा था ना, कोई आर्ट की एजुकेशन थी। अब तो काफ़ी कुछ स्टार्ट हो गया भाई कोयटा में। तो फिर 2010 में मैं लाहौर आया और मैं उस वक्त इसी इरादे से आया था कि अब मैं आई थिंक अगर मुझे लगता है कि मैं लिख सकता हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने इसी फील्ड में काम करना है, तो फिर मुझे उसकी कुछ एजुकेशन भी हासिल कर लेनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले तो इंसान में होता है ना कि वो आपने ये सोचा होता है आर्टिस्ट तो बाइबल, हाँ वो एवरीबॉडीज इन आर्ट, हाँ आप आर्टिस्ट होते हैं या नहीं होते, मतलब इस तरह की बातें होती थी। सो फिर NCA से आके मैंने फिल्म की डिग्री की। अब मतलब अगर आप कहेंगे तो मेरे को 20 साल वैसे इन्वेस्टेड हो चुके हैं। मैंने रेडियो भी किया, TV भी किया, जर्नलिज्म भी किया, तो इधर उधर रहता रहा। सही, मतलब ये वही वाली बात है, आर्टिस्ट लाइफ यही होती है। अखबार में काम मिला तो वो भी अच्छा लगने लगा कि अच्छा यार ये भी एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। एडिट का काम होता था, खबर को काटना होता था और वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग जॉब थी। रेडियो से निकल के प्रिंट में आ गए, फिर प्रिंट से टारगेट ये था कि अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। क्योंकि जब फिल्म पढ़ ली, टेलीविज़न का कोर्स कर लिया, तो तब मुझे ये था कि नहीं अब मैंने किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। लेकिन वही वाली बात है, एक तो शायद मेरी अपनी भी सुस्ती होगी और दूसरा इतना आसान है नहीं पाकिस्तान में। अक्सर औकात अब मुझे भी लोग मिलते हैं ना, तो ये कहते हैं कि जी हम लिखते हैं या हम काम करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से अप्रोच करें। और मुझे एक्चुअली भी नहीं समझ आता कि मैं इनको अब क्या सजेस्ट क्या करूँ कि यार रास्ता कौन सा है। क्योंकि चैनल्स हैं, चैनल्स के अपने हेड ऑफ कंटेंट होते हैं और वहाँ पे आप ड्रामे भेज, उनके पास लाइन लगी भी है, उनके पास टाइम भी नहीं है स्क्रिप्ट पढ़ने का। कोई ऐसा पाकिस्तान में मैकेनिज्म नहीं है कि आप कहेंगे जनाब आप जाएं, आप किसी बड़े बंदे को ज्वाइन कर लें, या उसकी कोई एक एकेडमी चल रही हो, या उसका कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस हो कि जहाँ से लोग ट्रेन और एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड चीज़। वो बस वही वाली बात है कि ताल्लुकात या धक्का या रैंडम ऐसे इधर उधर करके आप जो है ना वो पहुँच जाते हैं। सो मैं कोविड चल रहा था और 2016 से 2020 तक फिर मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक में उस तरीके की वो नहीं मिली थी। आप कहेंगे कि ना तो मौका मिला था और ना ही मैंने खुद से भी, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आता था कि मैं किसी डायरेक्टर को जाके मिलूँ, किसी प्रोड्यूसर को जाके मिलूँ, किसी चैनल पे जाऊँ, क्या तरीके खाते हो, कितने तार क्या है, बिल्कुल सही है। तो वो एक रास्ता ही नहीं था। और इस दरमियान में मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने लग गया। सही, चूँकि वही बात है कि मुझे बेसिकली लिखने का शौक था, तो उस टाइम पर ब्रांड्स के लिए ब्रांडेड और अनब्रांडेड मैंने मुझे लगता है 3-4 साल में 100-150 वीडियो लिख के बनाई है। सो वो कोई महीने हो गए, बहुत अमेजिंग काम होता था। लेकिन बहरहाल उसका स्केड्यूल बहुत टाइट सा होता था कि अच्छा यार अभी एक वीडियो बनानी है, विदिन अ वीक। अभी आप ये बता रहे हैं ना, इससे सबसे वो प्लस जो ऑडियंस को मिल रहा होगा, लाइक यू सेड देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स या पीपल हु वांट टू डू इट, और वो कहते हैं कि हम क्या करें, तो भाईजान यही करें कि लगे रहो कहीं ना कहीं से फिर शायद नजर में, क्योंकि मैंने अपना कंटेंट बनाया और मेरा वो कंटेंट वही है ना कि लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, वो चलते मीडिया के कुछ लोगों ने देख लिया, उसके थ्रू मुझे टीवी पे काम मिल गया। अच्छा, वो टीवी पे काम मिला, वो अब मेरी किस्मत अच्छी है कि जो ड्रामा था वो ओवरऑल उसका स्क्रिप्ट अच्छा था, उसकी जो है वो प्रोडक्शन अच्छी थी, उसमें एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी, तो वो बाकी सब चूंकि इतने अच्छा मेहनत कर गए तो वो उनकी मेहनत का फल भी जाहिर है वो फिर कलेक्टिवली। सो वो देखने में आसान लगता है कि आप आए और अब मैं अगर किसी को कहूँगी यार मुझे तो एक दिन बस यूं करके मौका मिल गया कि मुझे फेसबुक पे मैसेज आया था और मैंने खोला और मैंने देखा तो मैंने रिप्लाई की और मुझे चांस मिल गया। लेकिन ऑफ कोर्स उसके पीछे एक लंबी कंसिस्टेंसी है कि मैं कंटेंट सोशल मीडिया पे लगा रहा था। प्लस ये है कि एक और चीज़ भी है ना कि हमें चूंकि आजकल के दौर में अर्जेंसी पड़ी होती है कि अच्छा आपने कंटेंट लगाया तो आप साथ साथ देखना चाहते हो कि यार ये वायरल क्यों नहीं हो रहा, बाकियों का तो ऐसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, चलो मैं बूस्ट लगा लेता हूँ। मैं स्पेशली लोगों को मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी तक तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6-7 years आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। मेरे अपने ज़ाती अकाउंट से मैंने कभी एक सिंगल पेनी का बूस्ट नहीं लगाया,
स्पेंड ही नहीं किया, मैंने कभी स्पेंड नहीं किया क्योंकि वो ऑर्गेनिक रहा है। फुल ऑर्गेनिक रहा है, क्योंकि मेरी अप्रोच ही थी कि मैं तो कमाने बैठा हूँ, मैं मतलब मैंने यहाँ से कमा, ठीक है, मैंने यहाँ से कमा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो भी एक ज़रूरत होती है, आप अपने कंटेंट को पोस्ट करते हैं और वो जाता है, अगर आप उसको बूस्ट करेंगे तो वो लोगों की नज़रों में आएगा। लेकिन अगर कंटेंट खुद अच्छा होगा या रिलेटेबल होगा, चले अच्छा वर्ड एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, एक रिलेटेबल होगा, लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो उसकी शेयरेबिलिटी बढ़ती और वो नज़र। सो मेरे लिए वो चीज़ अच्छी थी कि मैंने शुरू से ये सोचा होता कि अच्छा मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ और मुझे शुरू में अगर 5000 लोग देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये 5000 लोग देख रहे हैं। वो 5000 25 हुए, 25 से 50 हुए, अब मतलब वही बात है कि अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि मैं कोई बहुत रेगुलरली कंटेंट नहीं बनाता, टाइम टू टाइम बनाता हूँ। सो मैं आज भी इन बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि यार आप मुझे वो कह रहे थे कि मैं लिरिसिस्ट हूँ और मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार तो तुम लिरिसिस्ट हो तो तुम अपनी शायरी पोस्ट करो, लिखो, करते रहो। जहाँ से किसी ने मतलब वही वाली बात है, किस्मत भी थोड़ी सी चाहिए सर। एब्सोल्युटली, वो तो ऑलवेज चाहिए होती है, आई बिलीव। और दुनिया की किसी भी फील्ड में देखें ना, मिसाल के तौर पे 100 लोग जो है ना वो 200 लोग जो है वो फौजी बनने निकलते हैं, एक चीफ बनता ना। अब वो हमें एक नज़र आता है तो हम कहते हैं वो 200 लोग थे मैदान में। इसी तरीके से जब अगर आप एक्टर की बात करेंगे या किसी भी और फील्ड की बात करेंगे तो हर साल हज़ारों लोग निकलते हैं, बहुत कम होते हैं जो कहीं नज़र आते हैं मेन आप, और हम उसको टारगेट समझ लेते हैं कि यार ये जिस मकाम पर जो मेन आदमी पहुंचा है, जैसे लेट्स से इस आर्ट में मैंने एक चीज़ मैंने जो आपकी उससे सोचा, आई थिंक आई आल्सो वांट टू शेयर विद यू एज एन आर्टिस्ट। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि मेंटोरिश पर्सपेक्टिव पे देख सकते हैं, यार मुझे इस बंदा की जगह में या इस लड़की कैसे लेवल में जाना है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट, do you think मैं आपसे पूछूंगा चले as an artist या on the creative side because you are on the creative side, या मैं maybe the person who is wrong, but I personally do not feel कि मैं अपनी art को या अपनी creation को या अपने write up को या अपनी acting को या को किसी और आगे किसी को देखूं और कहूँ यार मुझे यहाँ ये अच्छी खासी मैं सर लोग अक्सर औकात मिल के कहते हैं यार आपने फला चीज़ पढ़ी थी ना, वो बिल्कुल फला के जैसी ये होता है। हाँ, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई वो जो फला का आप नाम ले रहे ना वो लेजेंड है। हाँ, लेकिन मैं उनसे डिफरेंट, ठीक है। यही मैं कहूँगा, मैं वो नहीं करता जो वो करते हैं। आप इसकी तरह लगते हैं ओ भाई मैं बस let me be, अगर मैं लिखता हूँ गाता हूँ कुछ भी करता हूँ, that's me, let me be। आर्टिस्ट का आई थिंक वही वाली बात है, देखें एक होता है मेन स्ट्रीम का फार्मूला वर्क, राइट, वो भी एक फार्मूला है, वो गलत है ये सही है उस पर बहस नहीं, एक फार्मूला है, एक तरीके कार है करने का, और वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आप कर ले मैं कर लूँ कोई भी कर ले, उस तरीके से काम कर सकता। और एक होता है सिग्नेचर वर्क के, फिर आपने देखा होगा कोई और आप जैसा नहीं ना। तो इस वक्त इंडस्ट्री में हम जब रोज़ टीवी देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान में 40-50 चैनल हैं, ये चले उसमें से 20 चैनल तो ऐसे हैं जो रोज़ ड्रामे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 70-80 डायरेक्टर्स तो शायद काम कर रहे होंगे, सही, उनमें से 4-5 का सिग्नेचर वर्क है जो आप देख के पहचान जाते हो कि यार ये फला का ड्रामा। अब यही बात, बिकॉज सो ये जो चीज़ है कि आप ऑफ कोर्स किसी, और हमारा मसला क्या होता है, वो जो मैं जिस हवाले से बात कर रहा था ना कि हम किसी की सक्सेस देख के हमें लगता है कि शायद सबको ये सक्सेस मिलेगी, नहीं, सबका शायद वो टारगेट नहीं होता। अगर आपको अच्छे तरीके से पता हो ना, वैसे मैं बहुत से आर्टिस्ट को जानता हूँ जो कि कमाल म्यूजिशियंस हैं, कमाल सिंगर्स हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं हो रहे हैं, वो नोटिस नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो एक अपने सर पे हमें खुश है, वो अपनी दुनिया में भी खुश है, और उनकी एक सर्टेन ऑडियंस है जो उनको उनके हिसाब से करती है, रिस्पेक्ट करती है एंड फॉलो। मैं अभी गया था, अब वो अगेन बताने में बड़ा लगता है कि अच्छा मैं ना 2 महीने पहले गया हुआ था टोरंटो, और बिल्कुल आप कहें कि एक जैसे कहते हैं ना कि स्क्रैच पे कि वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बने थे और उन्होंने मेरा एक शो ऑर्गेनाइज करवाया, और ये सारी ऐसी थी कि अच्छा चलें, एक ने मेरे ट्रैवल का एक्सपेंस उठा लिया, एक ने मेरा स्टे उठा लिया, और इस तरीके से किसी ने और का खर्चा कर लिया, तो हमने मिलकर कर लीजिए हम आपका टोरंटो में एक शो करेंगे, एक अच्छा शो करेंगे, आप आएंगे। क्योंकि मैंने लाहौर में 1-2 शो किए थे स्टोरी टेलिंग के, तो वो अच्छे गए थे, तो वहाँ पर मैंने करने का प्लान बनाया। अच्छा, अब मुझे जो बात अच्छी लगी थी उन लोगों की, उन्होंने कहा कि हम टिकट बेचने के चक्कर में ना 400 लोग भी बुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्टाइल है या जिस तरीके से आपका स्टाइल है कि
कब लोग आए, आर्ट हो ठीक है, हाँ। आप सुकून से बात करें, और बात करने के बाद भी वो जैसे एक एक्सपीरियंस है ना कि अब मेरे शो में ऑलमोस्ट स्टिल वहाँ पे बड़ी बात है कि वो आ गए थे 250 के करीब बंदा था, जिसमें से 20-22 हमारे गेस्ट थे और बाकी का क्राउड था। तो हर इन टर्म्स ऑफ आर्ट की हम बात कर रहे थे, एक्सपीरियंसेस एज एन आर्टिस्ट फॉर यू, या ओवरऑल भी हमारे जिंदगी आर्टिस्ट एक्सपीरियंसेस करते हैं, समटाइम्स यू फील ऑनर्ड टू बी एन आर्टिस्ट, और आई थिंक वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं टर्म्स ऑफ इवेंट्स एंड स्टफ। तो you would want to share any of such experiences जो कि probably would inspire the upcoming artists as well कि खुशी हम आर्टिस्ट की किस जगह पे आती है। वो कोई एक शख्स भी आपको आके कहे ना तो वो कई दिन तक आपका जो है ना वो अच्छे खुशी ऐसी है, और आपको एक काइंड ऑफ एक होप मिल जाती है कि अच्छा यार आप जो कुछ कर रहे हो वो इतना बेकार नहीं जा रहा। एटलीस्ट इट्स हाँ ये जस्ट क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा यार वीडियो बनाई, ये लगा दिए, ये कंटेंट आया, वो शायद गायब हो जाएगा। गायब नहीं होता। मैं बल्कि एक छोटा सा वाकया है कि मैं जा रहा था कोयटा जा रहा था बाय रोड, और संजाबियत नहीं, मुझे प्लेस का नाम भूल गया है, ऑन द वे डीजी खान से उतरते ही जैसे ही बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, मैंने अभी तक वहाँ पे रोड पे ट्रैवल नहीं किया गाइस, तो मैं मुझे क्योंकि उसका ना वो अब जहन से निकल गया। एक छोटी सी जगह जैसे ही आप बलूचिस्तान में स्टैंडर्ड होते हैं पंजाब से, तो वहाँ हम एक चाय के होटल पे रुक गए। मेरा एक दोस्त था वो दुबई से आया हुआ था, वो भी कोयटा जा रहा था, मैं भी कोयटा जा रहा था, एक और तीसरा दोस्त था लाहौर का, हम लोग काम से कोयटा जा रहे थे। तो हम चाय पीने रुके और वहाँ ना बंदे आए और उन्होंने आके मुझे पहचान लिया और मैंने आके तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने तस्वीरें भी आपके साथ खिंचवानी है। अब जिस वक्त ये सारा मूवमेंट हो रहा था ना, तो जो मेरा दोस्त दुबई से आया हुआ था ना, वो यूं करके देख रहा था और वो कहता है कि यार तुझे अगर कोई दुबई में पहचाने, तुझे कोई अमेरिका में पहचाने ना, तो मैं शायद इतना इम्प्रेस नहीं होता था, लेकिन ये इस जगह जहाँ ठीक है रिमोट लोकेशन हमारी ज़िंदगी गुजर गई है इन इलाकों से गुजरते हुए, आते हुए, जाते हुए। तो हमें एक्चुअली पता है यहाँ तो बिजली नहीं होती, यहाँ पे तो और मतलब पीने का पानी नहीं है, 36,000 वसाइल है, तो यहाँ लोगों ने तुझे देखा है, तुझे पहचाना। और वो सारे रास्ते उसके बाद कोयटा पहुँचे थे 7-8 घंटे का जो आगे सफर था, तो वो बड़ा खुश रहा। वो कहता है यार अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी उतने खुश था कि यार वाकई आपको ने ये वाली जो खुशी है ना कि ठीक है आप फिरते हैं, जो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं या जो अर्बन एनवायरनमेंट में सर्कल्स में होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और जब आपको एक्चुअली नहीं रूरल से रिमोट एरिया से मिलती है वो बहुत बड़ी तारीफ होती है। सो आई थिंक अगर आप कहेंगे कि मैं कहना चाहूँ किसी को, तो वो उसी जो बात हमने शुरू भी की हुई थी कि एक्चुअली आपको ना अपना एंड गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आपको अपना एंड गोल क्लियर होता है ना, तो आप उसकी इवेल्युएशन बहुत आराम से कर सकते हो। लेट्स से आप कहते हो मुझे व्यूज़ चाहिए, अगर आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए तो व्यूज़ लाने के 10,000 तरीके हैं। Absolutely. फिर आप वो उन पे चल, आपका फोकस वही हो रहा है। फिर फोकस होना चाहिए। फिर आपको गिला नहीं करना चाहिए कि यार लेट्स से जैसे मुझे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन मुझे साथ और भी बहुत सारी बकवास झेलनी पड़ रही है, या मेरा ये तो। इसी तरीके से आपको पैसा चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए आप पैसे के लिए मेहनत करें, फिर उस काम के लिए मेहनत करें। बहुत सारे एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमें एक्टिंग का शौक है, लेकिन ऐसे में उनको हीरो बनने का शौक होता है। तो अगर आपको हीरो बनने का शौक है, आपको विलेन बनने का मुझे तो ये है कि मुझे तो टीवी जान, अभी मैं जोक सरकार में भी आ रहा हूँ, मैं पूरे ड्रामे में सलाखों के पीछे, ठीक है। तो मुझे तो कोई इरफान भी हमारे साथ ही था रिसेंटली, ही वाज आल्सो प्लेइंग वन ऑफ द पार्ट जोक सरकार में जो नेगेटिव, तो वो भी ग्रेट गाय। तो मुझे तो ये कि अच्छा काम इंटरेस्टिंग हो तो मुझे भी, हाँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कला आपकी बढ़ रही है। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट शायद हीरो आना नहीं है, राइट। तो जिसका है उसको बड़ा पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली चाहता क्या है। हम असल में ना इसी बहस पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि हीरो बनने के लिए आप जी कि मैं बनना तो ये चाहता था लेकिन मैं बन ये गया हूँ, और फिर वो एक अजीब सी नेगेटिविटी भी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। सो आई थिंक जो आप चाहते हैं ना, फिर आप उसके ऊपर फोकस करें और उसका जो भी मैकेनिज्म और प्रोसेस दुनिया में है, राइट, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। सही। मतलब अगर आजकल के हीरो फिट होते हैं, जिम जाते हैं, डांस आता है, घोड़ा आता है, या सर्टेन फिजिक है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपकी लाइफस्टाइल ही वो है। अगर आप ये कहेंगे नहीं मैंने जाना तो उस लेवल पे है, लेकिन ये बाकी के सारे काम नहीं करने तो नहीं हो सकता। ये बेसिकली फ्रॉम इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने भी छेड़ा, क्योंकि from what I see in terms of people want to do things, but they don't want to work for it. हाँ, मतलब वही है ना, लगता है बहुत सारा देखिए
लोग हिट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको लगता है कि इसका कोई आसान सा फार्मूला था, ये मैं करूँगा तो मेरे साथ भी हो जाएगा। या कोई बंदा टीवी पे आया, उसको चांस मिला, उसकी शक्ल अच्छी थी या उसकी आवाज़ अच्छी थी या उसकी एक्टिंग अच्छी थी, वो हिट हो गया, चार और लोगों को लगता है वो भी यही काम करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, तो ठीक है, एक सर्टेन फार्मूलाज हैं ज़रूर काम की कि यार मैं वही कहना कि एक सर्टेन मैकेनिज्म प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये है कि हर आदमी अपनी स्ट्रेंथ पे जा रहा होता है। आपने जो उससे इंस्पिरेशन लेनी है कि यार उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये नहीं कि वो काम क्या कर रहा था मैं भी वही करने लग जाऊँ। वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा था, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। और यही होता है कि जब बाहर आप देखिए, मुझे ना वो मौला जट फिल्म की वो एक एग्जाम्पल है कि सुल्तान रईस साहब जो थे वो बहुत ऊंचा बोलते थे और उनका स्टाइल ही यही थी। तो जब मौला जट बन रही थी और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को बुलाया गया रोल करने के लिए, तो मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि मैं सोचता रहा कि यार जितना ऊंचा ये बोलता है मैं इससे ऊंचा तो नहीं जा सकता, ठीक है। और दो आदमी ऊंचा बोल रहे होंगे तो स्क्रीन पे वैसे ही ये कुछ बनेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को इंतहाई टोन डाउन करके वो इंतहाई नीचे ले गए कि जो मौला जट था वो ऐसे ही चीख रहा है और जो नूरी नथ है वो बिल्कुल दांत पीस के आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है। एंड इन दी एंड नूरी नथ क्लिक कर गया, ठीक है ना, कि वो ठीक है मौला जट फिल्म में हीरो था, लेकिन उसका विलन, क्योंकि मेन लीड विलन थी, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरी आई है तो उसमें भी हमजा अली ज्यादा क्लिक कर ऐसे ही है। सो वो वाली चीज़ होती है कि आपने इतना समझ के जाना होता है कि यार अगले की स्ट्रेंथ क्या है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है। मैं ये नहीं कर सकता कि जो वो करना है मैं वो करने लग जाऊँ। Everybody is gifted with their own set of skills. और अभी तो अच्छी बात यह है, अभी दुनिया इतनी ओपन हो चुकी है कि मैं कई ऐसे लोगों का कंटेंट देखता हूँ जिनकी बेसिक टेक्निकल चीज़ें भी ठीक नहीं होती, बट यार फनी, Right. ऐसे वो फनी है, उनका एक्टिंग अच्छी है या उनका प्रेजेंस अच्छी है। और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो आपकी उस पर छाए हुए। अब क्या होता है, लोग उन पर भी एतराज़ करते हैं यार इसने कुछ ऐसा किया नहीं। अगर वो एक इंगेजिंग कंटेंट बना रहा है, अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है, तो वो हर किस्म की आई थिंक एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। सो अपनी स्ट्रेंथ ढूंढे और फिर जो आपका टारगेट है उसको फोकस करें। Right. चले, I hope the audience surely learns from this, और obviously wisdom तो हम दे ही रहे, but not to forget कि basically now that you're here, तो basically Corporate Connect की launch भी हो रही है। Corporate Connect launch we are actually launching today. So what we'll do is in terms of your शायरी, we would love the audience to hear some. तो हम specific plan नहीं कर रहे हैं, we just go up to the venue itself और वहाँ पे आपकी शायरी भी सुन लेंगे, and then we can further pursue how things are. Great. See you guys up there. ये एक नज़्म है जिसका उन्वान है शट अप, और ये किसी के रिमार्क्स थे तो उसके ऊपर मैंने ये नज़्म लिखी थी। शट अप, इसे देखो मामा चाचा बना हुआ है, इसे देखो मामा चाचा बना हुआ है। ये भी कोई बात है कि हर मौजू पे राय दो, हर बात पर तनकीद हो। याद रख, ताकतवर पर तनकीद नहीं, तौहीन कहना इसे। इंसाफ नहीं मिलता तो क्या हुआ, इंसाफ नहीं मिलता तो क्या हुआ, केस तो चलता रहता है। गवाह खरीद लो, सबूत मिटा दो, रिकॉर्ड जला दो या डील करा दो, किसने रोका। गर ये बस में नहीं, गर ये बस में नहीं तो खुशफहमी कैसी कि तुम बोल सकते बोलना, बोलना हक के लिए बोलना जिंदगी की अलामत। क्या तुम अब भी जिंदा हो? बंगाल, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान के बाद भी जमीनों पर कब्जे, गैरों को अटिंग, APS ड्रोन हमले, क्या नहीं हुआ ये ना? कौन नहीं बिका यहाँ? क्यों शोर मचाते, क्यों लहू रुलाते? तुम भी कलम को बेच दो, सुबह को अपनी काट दो, यही दस्तूरे शहर है, यही वफाकती कसम। आखिरी पीस तुम्हारा गले पे,
So, अगर ये बस में नहीं, अगर ये बस में नहीं, तो खुशफहमी कैसी कि तुम बोल सकते थे। बोलना, हक के लिए बोलना, जिंदगी की अलामत है। क्या तुम अब भी जिंदा हो? बंगाल, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान के बाद भी जमीनों पर कब्जे, नहरों को अड्डे, EPS, ड्रोन हमले, क्या नहीं हुआ यहाँ? कौन नहीं बिका यहाँ? क्यों शोर मचाते हो? क्यों लहू रुलाते हो? तुम भी कलम को बेच दो, जुबान को अपनी काट दो। यही वफा की रस्ल बैठ, यही दस्तूर शहर। All right, guys, welcome back. I hope you guys truly enjoyed the Shairi and the experience that he actually shared. Any last quick words to the younger generation, the youth out there, क्योंकि हमारी कोशिश सच्ची जो है ये है इस शो के थ्रू के पॉजिटिविटी फैला सके और मोटिवेशन में स्प्रेड कर सके, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स पे आपको पता है डिप्रेशन ज़्यादा है। तो आई थिंक मैं यही कहूँगा कि अपने आप को हल्का रखें, अपने दिल को हल्का रखें, थोड़ा सा माफ़ करना सीखें खुद को भी और दूसरों को भी। Right. क्योंकि हमने जितना सामान उठाया होता है ना कि मैंने उसको भी नीचे दिखाना है, मैंने उसको भी जवाब देना है ज़िंदगी में, मैंने उसको भी साबित करना है, मैं उसको भी देख लूँगा, ये इतना बोझ हमारे कंधे पे आ जाता है कि जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं हम कर ही नहीं पाते। सो तो डीले हो जाते भी। हाँ, तो जिंदगी में अपने आप को हल्का करें कि आपने किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, किसी ने आपसे बुरा किया आप उसको दफा हो जाए। Thank you so much for being a part of the show. Adil, it was an absolute honor आपके साथ गुफ्तगू करके, and I'm sure the audience would have loved it. If you surely want to leave some comments, please leave in the comments down below, and not to forget कि इसका ये मतलब नहीं है हम definitely रील को दोबारा भी बनाएंगे। तो please, if you have any questions that you would want to ask, surely do follow his work, do follow his art in terms of the poetry. You know how to go by, and not to forget, never give up. मुस्कुराते रहें, खुश रहें। Allah Hafiz.